नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। हम जैसा आपको बता रहे हैं कि कार्तिकेय बत्रा के साथ हम चुनावी यात्रा पर हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। पहले हमने आपको चारों राज्यों के जो चुनावी गणित था उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब हमने उत्तर प्रदेश के हर चरण का ब्यौरा देने का प्रयास किया है ताकि उसके आधार पे आपको एक समझ आ जाए कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग चुनाव में अलग अलग चरणों में क्या कुछ समीकरण है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है, कौन सी पार्टी पीछे रह जा रही है, कौन कौन से जातिगत समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, कौन कौन से मुद्दे वो प्रभावित है और आपको चुनाव के बारे में एक अच्छा अंदाजा लग जाए। आज हम बातचीत करेंगे दूसरे चरण के बारे में, उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण। जैसे कि पहले चरण में आपको अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2017 में, लेकिन पहले चरण में इस साल ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। दूसरे चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी या फिर 2017 में जब उसको भारी सफलता मिली थी वो परफॉर्मेंस रिपीट करेगी? जानेंगे कार्तिकेय बत्रा से, जो है तो वाशिंगटन डीसी में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वहां सर्दी नहीं पड़ रही हो, टी शर्ट में बैठे हुए हैं। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं कि इलाका कौन सा है, कितनी सीटें हैं और यहाँ की खास बातें क्या है। धन्यवाद आशुतोष जी। असल में यहाँ पर अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है तो हम टी शर्ट में अंदर रह सकते। हालांकि वैसे बाहर बर्फ बर्फ पड़ने वाली है, हालांकि बाहर। ओहो, बहुत लकी है भाई जी आप तो। मैं तो बर्फ को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि जब बर्फ गिरे तो मुझे होना चाहिए वहां पे। एनीवे जी बिल्कुल। मैं शुरू करने से पहले आपकी एक बात पर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी फील्ड पर काफी लोगों से बात कर रहा हूँ। पहले फेज के बाद जो स्थिति है वो एक स्वीप की नजर शायद नहीं आ रही। ऐसा लगता था कि पहले चरण का जो चुनाव है, जो फील्ड रिपोर्ट आ रही है, वो दो हिस्सों में बट गया, एक गन्ना बेल्ट और एक आलू बेल्ट। ये शायद आपके शो पर और एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही है। तो ऐसा लग रहा है कि जहां तो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ जैसे इलाकों में ठीक ठाक संख्या में, बागपत में जैसे कि ठीक ठाक संख्या में गठबंधन को वोट मिला है, जैसे ही आप दक्षिण की तरफ आएंगे इस इलाके के, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहां पर स्थिति शायद उतनी एक तरफा नहीं है। तो मेरा जो आकलन, जो मैं फील्ड से सुन रहा हूं, वो ये है कि पहला चरण कहीं ना कहीं स्वीप किसी के लिए नहीं है। मैं बस यहां पर इस बात को रोकूंगा। ठीक। दूसरी बात, मैं इस एपिसोड शुरू करने से पहले एक और बात आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा। इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है, अगर आपके पास हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक जो मुझे एक्स फैक्टर नजर आ रहा है इस चुनाव में आशुतोष जी, और जो हमने बिहार में भी देखा था, वो महिला वोटर का होगा। और मैं आपको निसंदेह ये बता सकता हूं कि 10 मार्च को जब हम रिजल्ट का आकलन कर रहे होंगे, हम जरूर बात करेंगे कि महिलाओं ने किस दिशा में वोट किया। ये कहने के बाद, ये दो टिप्पणियों के बाद, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं देता हूं कि जो इलाका है, अब देखिए, हम चुनाव में ना पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव ऐसा स्ट्रक्चर्ड है, तो हमने जो पश्चिम के जिले कवर किए जो दिल्ली हरियाणा से लगते हैं, अब हम थोड़ा सा और पूर्व की तरफ आएंगे। हालांकि अब भी सहारनपुर एक मतलब वेस्टर्न बाउंड्री का स्टेट है, लेकिन सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और फिर थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर। तो बदायूं और शाहजहांपुर की जो डेमोग्राफी है वो थोड़ी अलग है, लेकिन जो बाकी मैंने आपको 5 जिले बताए हैं, उनकी डेमोग्राफी काफी सिमिलर है। और अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। कुल 55 सीटें 9 जिले, और इन 55 सीटों में से 9 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व हैं। अभी भी हम काफी हद तक गन्ना बेल्ट में हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि पश्चिम से जैसे हम पूर्व की तरफ आते जाएंगे तो डेमोग्राफी समीकरण ये बदलते जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ का जो डेमोग्राफी क्या है, क्योंकि इस इलाके को कहा जा, आप म्यूट हो गए हैं आशुतोष जी। सॉरी कार्तिक, इस इलाके की डेमोग्राफी क्या है? मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट दलित हैं और बाकी ओबीसी की क्या संख्या है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल आपने नब्ज पकड़ी है बात की कि हम अगर एवरेज करें टोटल इस इलाके का, जो ये जो जिले जा रहे हैं इलेक्शन में, तो उसमें से 37% मुस्लिम और 17% शेड्यूल्ड कास्ट। उस 17% में तकरीबन 70% जाटव वोट है।
उसके बाद वाल्मीकि वोट है तकरीबन 8%, धोबी वोट है तकरीबन 7%, और कोरी और पासी वोट है 2 से 3%, इन दोनों की संख्या है। लेकिन फिर अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस मिक्स में से बदायूं और शाहजहांपुर को निकाल देता हूं, तो ये जो आंकड़े हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के, ये 40 कहीं ना कहीं एवरेज में क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इन जिलों में जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। लगभग सभी जिलों में ये कॉम्बिनेशन 40 से 60% के बीच बनता है। हालांकि सीट बाय सीट अगर आप जाएंगे तो ये कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ सीटें बिल्कुल नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड हो सकती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन हमें समझ में आता है अगर हम इस एग्रीगेट आंकड़े को देखें। वैसे ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां केवल आपको जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है वो ही विनिंग पोजीशन में ले आता है अपने आप। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। इस इलाके में अगर इतनी ज्यादा संख्या में अगर दलित हैं तो फिर बीएसपी का रोल तो बहुत अहम हो जाएगा। बिल्कुल, इस फेज का एक्स फैक्टर आशुतोष जी बीएसपी रहेगी, और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो कि देखिए, अगर हम पीछे जाएं तो मायावती जी सहारनपुर बिजनौर इलाके से अपना चुनाव लड़ती थी। सहारनपुर ये सारा इलाका बीएसपी के लिए अच्छा माना जाता था जब वो अच्छा करते थे। तो यहां पर दलित प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनके लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो बीएसपी का सक्सेस काफी सारा इस इलाके से आया था, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट सिलेक्शन बीएसपी ने किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम पुराने आंकड़ों में जाएं तो 2012 में बीएसपी ने 15 सीटें जीती थी, और उसमें से 6 सीटों में उनके मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे। बिजनौर में 3, रामपुर में 1, बरेली में 1, बदायूं में 1। 2022 में तकरीबन 45% सीटें इस चरण में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। और आपको जानकर ये थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि ये संख्या गठबंधन का की जो संख्या है वो उससे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन ने कम मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं और मायावती ज्यादा उतारे हैं। उसके पीछे मंशा क्या है? मंशा यही है कि दलित वोट बेस है ठीक ठाक, और उसमें भी अहम बात, क्योंकि अब दलित वोट बेस भी एक मोनोलिथ नहीं रह गया है। जब से बीजेपी का उदय हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जाटव और नॉन जाटव में काफी क्लीन एक डिवाइड हो गया है। तो डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है दलित में भी वो जाटव है। तो आप समझिए कि जाटव पॉपुलेशन प्लस जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाती है। तो कैलकुलेशन यही है कि हम एक मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड करें जो अपने इन्फ्लुएंस से माइनॉरिटी वोट अट्रैक्ट कर पाए, और प्लस हमारा जो जाटव वोट है वो तो हमारे साथ है ही। हालांकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि उसमें भी अब एक डिवाइड आ रहा है जाटव वोट में भी, बट खैर एक और आंकड़ा मैं दूं कि ये जो पूरा चुनाव है गठबंधन पर इस बात पर तय करेगा उनकी परफॉर्मेंस कि मुस्लिम वोट कितना स्प्लिट नहीं होता है जी। 20 से ज्यादा सीटों पर जो नॉन गठबंधन अपोजिशन पार्टीज हैं, 20 से ज्यादा, 55 में से 20 से ज्यादा सीटों पर नॉन गठबंधन कम से कम एक कैंडिडेट मुस्लिम है। 20 से ज्यादा सीटों पर, 20 से 25 के बीच का ये रेंज है जहां तक मुझे। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी समाजवादी, उनको कंसोलिडेट करना है अपना मुस्लिम वोट, और छोटा छोटा चंक्स लेना है अलग अलग जगहों से अपने लीडर्स के बेसिस पे। अब यहाँ पर अगर हम जो बैकवर्ड कास्ट है, देखिए अपर कास्ट भी है, वो तो बीजेपी का। जी जी कार्तिक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मुस्लिम इस इलाके में 37% के आसपास है और बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में जो मुसलमान वोटर है, इस मुसलमान वोटर में कौन सी कास्ट के लोग हैं? क्योंकि मुसलमानों में भी अशराफ, अजलाफ और अरजाल और पसमानदा के बारे में बात की जाती है। दूसरा, ये मुस्लिम वोटों के बीच का पोलिंग बिहेवियर कैसा दिखाई पड़ता है? तीसरा, क्या इनको किसी विकल्प की तलाश है? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा, और ये मैं कहने ही वाला था कि एक पसमानदा जो है, जो मुस्लिम का जो निचला तबका है कास्ट हायरार्की में, वो काफी अच्छी संख्या में है। तो बीजेपी की एक कोशिश कहीं ना कहीं उनके मन में ये रही कि जो हम लाभार्थी का एक वर्ग बना रहे हैं उसको अगर हम अलाइन कर दें मुस्लिम वर्ग के जो सबसे नीचे के आर्थिक और सामाजिक तबके हैं, जो कि तकरीबन सेम ही है, लाभार्थी वर्ग, मुसलमानों का सबसे निचला आर्थिक तबका और सबसे निचला सामाजिक तबका, तो कहीं ना कहीं वहां से वोट मिले, ये एक कोशिश है। क्योंकि पसमानदा जो कम्युनिटी है वो फील करती है कि मुसलमानों में
हमें पीछे छोड़ दिया गया है। मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई है बट पसमानदास को इतना नहीं। और बिहार में इस बारे में काफी चर्चा, नीतीश कुमार साहब ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर अपना एक कोalition में उनकी हिस्सेदारी रखी है। तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी शिरकत है, लेकिन जो फील्ड रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट का होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जो एक धारणा है वो ये है कि देखिए ये वोट सर्वाइवल का है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा। किसके पास जाएगा ये, किसके पास जाएगा अगर जी नहीं लगता तो है कि गठबंधन के पास जाएगा, लेकिन जैसा कि आपके चैनल पे भी कई लोग बोल चुके हैं, कुछ इलाकों में जहां बसपा अच्छा कैंडिडेट उतारेगी या कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट उतारेगी, जिनके अपने पर्सनल एक कनेक्ट है लोगों से, तो वहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन मिनिमाइज करने की कोशिश रहेगी गठबंधन की, और मैंने यही कहा कि उनका सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना इस स्प्लिट को मिनिमाइज कर पाते हैं और सामने से बीजेपी कितना काउंटर पोलराइज कर पाती है। क्योंकि देखिए अपर कास्ट है, कुर्मी है, लोध है, कुछ गुजर हैं, कुछ इलाकों में जाट हैं, जो तो हालांकि गठबंधन की तरफ जाएंगे, कम ही संख्या है। और अगर आप बदायूं जाते हैं तो यादव भी आ जाते हैं थोड़े बहुत। अब ये हम चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब हम वेस्ट टू ईस्ट जाट बेल्ट से निकलकर यादव बेल्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको कास्ट गिनवाई, इनमें से लोध का कहते हैं कि देखिए वोट सारा बीजेपी के पास है, सैनी का वोट जो है वो बीजेपी के पास है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं डिवाइडेड है, बट काफी हद तक बीजेपी के पास लग रहा है। कुर्मी वोट ऐसा लग रहा है कि डिवाइडेड है, लेकिन हमको पता है कि नॉन यादव ओबीसी वोट ने काफी अच्छी मात्रा में पहले बीजेपी के लिए वोट किया है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है कुर्मी वोट स्प्लिट लग रहा है, ऐसा रिपोर्ट है। ठीक है। तो ये जो समीकरण बीजेपी बनाएगी अपना नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाट और नॉन यादव ओबीसी प्लस नॉन जाट ऑफ दलित प्लस अपर कास्ट वर्सेस जो अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे अखिलेश यादव और गठबंधन, मुस्लिम प्लस जो बैकवर्ड कास्ट वो अपने साथ ला सकते हैं और जो थोड़ा मोड़ा दलित वोट वो अपने साथ ला सकते हैं। अब इसमें सहारनपुर से जो ये सैनी साहब आए हैं बीजेपी से, उदाहरण के तौर पर धर्म सिंह सैनी, कोशिश है कि वो सैनी वोट अट्रैक्ट हुई। वही बात है कि आपको केवल मुस्लिम वोट नहीं जिता सकता, आपको एक और डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट का वोट चाहिए। और ऐसा कह रहे हैं कि देखिए कश्यप वोट पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है, सैनी काफी हद तक बीजेपी, तो उनको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अपने कैंडिडेट्स के जरिए, उनके कैंडिडेट्स के जरिए उस कास्ट का वोट अट्रैक्ट करना है और प्लस मुस्लिम वोट। तो मैंने आपको बेसिकली तीन मेन प्लेयर्स जो हैं, तीनों का स्ट्रेटेजिक एक जो आउटलुक है इस इलाके में वो अभी समझाया है। ठीक है, लेकिन इस इलाके में आजम खान भी हैं, वो पिछले लंबे समय से जेल में, उनका परिवार जेल में था और भारतीय जनता पार्टी आजम खान को पहले दौर के चुनाव में, जहां नाहिद हसन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, देखिए समाजवादी पार्टी तो गुंडों मवालियों की पार्टी है और जो मुसलमानों पर टिप्पणी, हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं उनको प्रमोट करती है। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी या गठबंधन को या अपने अपोनेंट्स को वो एंटी हिंदू प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आजम खान को उसमें वो जक्स्टापोज करते हैं। तो ये आजम खान का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए आजम खान का फैक्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आजम खान की जो कमी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ज्यादा शायद भाजपा को खल रही है, क्योंकि एक विलेन फेस उनके पास इस समय ऐसा नहीं दिख रहा है। प्लस आजम खान थोड़े बड़बोले मिजाज के भी हैं, तो चुनाव के दौरान बातें पकड़कर मैनिपुलेट करना, ये तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत तेज होती हैं इसमें। तो इसमें लगता है कि उनके प्रति सिंपैथी भी लगती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में निचले तबकों के मुसलमानों को आगे शायद इतना नहीं आने दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक रिजेंटमेंट भी है। लेकिन नेट नेट जो मुझे लगता है कि क्योंकि एक पूरी लहर है मुसलमानों के बीच में गठबंधन को लेकर और वो चाहते हैं पोलराइज होना कि इस गठबंधन के पीछे हम लामबंद हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर नेट नेट पॉजिटिव प्ले आउट करेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजम खान की फैमिली और रामपुर जो रॉयल फैमिली है उनमें थोड़ा सी तनातनी रहती है। तो अभी दो कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रामपुर जिले में रामपुर सीट पर और एक सुआर सीट पर। तो इन दोनों सीटों पर आजम खान फैमिली वर्सेस रॉयल फैमिली है। तो रामपुर सीट पर आजम खान काजिम अली खान जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और सुआर सीट में अब्दुल्ला आजम वो हैदर अली खान से लड़ रहे हैं, जो कि आपको जान के फिर से थोड़ी सी हैरानी होगी, अपना दल के कैंडिडेट हैं और एक मुस्लिम कैंडिडेट। तो एनडीए का एक मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट पर
आजम खान साहब के बेटे के साथ लड़ेगा। तो ये 2 सीटें बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी। बाकी एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो बीएसपी का फैक्टर है, ये जरूर इसको हम वॉच आउट करना बहुत बहुत अहम रहेगा। बट एक दो तीन उदाहरण दे देता हूँ। 2017 में जैसे कि अगर आप बिजनौर की बरहापुर सीट देखें, बिजनौर की नूरपुर सीट देखें और मुरादाबाद की काट सीट देखें, इन सीटों पर आप देखेंगे कि मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ और इस वजह से बीजेपी को यहां पर विक्ट्री मिली अपने कैंडिडेट के जरिए। अगर वो मुस्लिम वोट स्प्लिट ना होता तो शायद बहुत बड़ा चांस था कि समाजवादी पार्टी को या बसपा को भी ऐसा हो सकता है कि बसपा या जो भी पार्टी स्ट्रांग ज्यादा होती उस समय, जिसके पीछे माइनॉरिटीज लामबंद होती, वो जीत जाती। तो ये बहुत अहम रहेगा। अब आया असली खेल, मतलब 2012 और 2017 आंकड़ों का खेल। असली खेल का मतलब आंकड़ों का खेल, कि जमीन के ऊपर 2012 में और 2017 में यहाँ के वोटर्स ने कि पहली प्रेफरेंस कौन सी पार्टी थी, दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी थी, कितनी सीटें किसको मिली थी, और उसके आधार पे अब हम 2022 में बैठे हुए हैं। तो यहाँ क्या उम्मीद, आशंका या संभावना की जा सकती है? देखिए, 12 में समाजवादी पार्टी 27 सीटें लाई थी, बसपा 15 सीटें लाई थी। उस समय समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 28% के आसपास था और बसपा 24.25 के आसपास थी। बीजेपी इस इलाके में 8 सीटें ला पाई थी 17% वोट के साथ। आपने एक बात कही कि मुस्लिम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। उस समय मुस्लिम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, जिसका आपको उदाहरण मिलता है कि जो अन्य के खाते में वोट गया, सीटों में 2 और वोट परसेंटेज में 15% तकरीबन। इसमें पीस पार्टी, जो कि हमारे जो काफी सारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने भी उस समय उसमें शिरकत की थी। इस पार्टी की एक सीट आई थी। तो उस समय शायद मुस्लिम वोट देख रहा था कि हम ऑल्टरनेटिव ढूंढे, कि उस समय शायद सवाल सर्वाइवल का नहीं था, जो एक धारणा बनी। तो वो स्थिति अलग थी। शायद मैंने कांग्रेस और आरएलडी का जिक्र इसमें नहीं किया। तकरीबन 15.25% उनका भी वोट शेयर था उस गठबंधन का, उनकी 3 सीटें आई। 17 में चलते हैं तो समाजवादी पार्टी की जो तकरीबन 50 के करीब सीटें आई थी, उसमें से एक बड़ा चंक इस बेल्ट से आया था, 15 सीटें। कांग्रेस अलायंस में थी तो 2 सीटें। कांग्रेस और समाजवादी का मिलाकर 34% वोट आया था, भाजपा का 38% और भाजपा को 38 सीटें आई थी। अब यहीं पर गैप आ जाता है कि देखिए, जिसको 34% वोट मिल रहा है उसको 17 सीटें आ रही हैं, जिसको 38% मिल रहा है उसको 38 सीटें आ रही हैं, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं स्प्लिट हुआ। और बीएसपी का वोट शेयर तकरीबन 24 से गिरकर 20 पे, 21 पे आके रुकता है। मेजर जो डैमेज आता है वो अगर आप इन तीनों पार्टी को कंबाइन कर लें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रालोद, जो 12 में मिलकर 43% के ऊपर लाती हैं, वो 17 में मिलकर केवल 35% तक रुक जाती है। तो बहुत हैवी लॉस वहां होता है और अन्य के खाते में जो 15.25% वोट था वो केवल 5.5% रह जाता है। तो बीजेपी 38, सपा और कांग्रेस मिलाकर 17, 15 सपा और कांग्रेस 2, और किसी और के खाते में कोई सीट नहीं आती, ना बीएसपी के और ना किसी अन्य के खाते में। ये स्थिति बनती है। अब हम 22 के बारे अगर बात करें तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट दूंगा आपको। अगर तो वोट स्प्लिट नहीं होता मुस्लिम माइनॉरिटी का, तो ये जो फेज है ये गठबंधन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आंकड़े देना मेरी फितरत में नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि मैं समझता हूं जब तक कोई फील्ड में ना जाए तब तक नहीं बात करनी चाहिए। मेरा इतना ही सीमित ज्ञान है, मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, तो उस सीमित ज्ञान से मैं बोलूंगा, अगर वोट स्प्लिट नहीं होता तो गठबंधन एडवांटेज। लेकिन साथ में एक और बात जोड़ दूंगा आशुतोष जी, फेज 1 फेज 2 की समाप्ति पर अगर गठबंधन अच्छा करती है, 2 अलग चीजें हैं, खुश होना और राहत की बात होना। ये खुशी की बात नहीं, ये राहत की बात होगी। क्योंकि बिहार में पहले फेज में 2020 में आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, चुनाव बन गया था एकदम, लेकिन उनके जो वीक पॉइंट्स बाद में आए वहां पर वो चुनाव हारे। ऐसे ही चुनाव अब कठिन होगा गठबंधन के लिए अवध और बुंदेलखंड में। पूर्वांचल में फिर भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए एक अच्छा चांस है, लेकिन अब जिस एरिया में हम जाते जाएंगे तीसरे, चौथे, 5वें चरण में, ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी का एज रहने वाला है। तो इसलिए अगर इन 2 चरणों में सपा और गठबंधन अच्छा करके निकलते हैं तो मुझे नहीं लगता वो खुश होंगे, वो रिलीव्ड होंगे। ये एक राहत की बात होगी कि चलिए यहां हमने कुछ गलत नहीं किया, ये हमारा सही निकल गया। ये तो आसान एग्जाम था, अभी टफ एग्जाम आना बाकी है। ठीक है कार्तिक, आज तुमने नोटिस किया होगा आज मैंने बहुत कम बोला। उसका कारण ये क्योंकि जब आप इतनी अच्छी एनालिसिस कर रहे हो तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।